जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के आप मेरे साथ फिर से जुड़ें और फिर से मैं आपके सामने वही सेशन लेके आया हूं, धुआंधार प्रैक्टिस सेशन। और इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि इसमें आपके कितने उपयोगी प्रश्न होंगे, लेकिन आप लोग एक काम जरूर करिएगा, सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठें और अपने मित्रों को भी सेशन को शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दें। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो उससे हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है या कोई वीडियो डाला जाता है, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल डन। फिर से शुरू करते हैं आप उसी अंदाज में जैसे हम पहले आपके साथ डिस्कशन किए। तो उसके पहले एक मोटिवेशन पंक्तियां हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते, अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो, अगर तुम सीखना चाहते हो दोस्तों, तो कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल ये यूनिवर्सल है। अगर तुम में जज्बा है, तुम में सीखने के गट्स हैं, तो बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोई ताकत लगा ले। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए दोस्तों मेरे साथ फिर। और बिल्कुल मैंने जैसे आपसे कहा था कि पेट को तो आपको चीर फाड़ डालेंगे, उसी अंदाज में आपको पेट को निकालना है। और पेट तो एक औपचारिकता मात्र है दोस्तों, मात्र औपचारिकता है। इसके बाद तो बहुत सारे आपके सामने एग्जाम यूपी ट्रिपल एस के आएंगे, जैसे वीडियो का है, लेखपाल का है, अदरवाइज कोई भी वो एग्जामिनेशन करवाएगा। आप इतना फुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि कोई भी एग्जाम होगा आप उसको धूल की तरह एकदम उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से, बिल्कुल नोट भी करना है आपको, इस चीज को गौर करिएगा कि 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, लियाकत अली, बलदेव सिंह। तो आप लोग पहले अपना आंसर क्लिक करिए, आप कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं टिक करता हूं। चलिए देखिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ले लिया आपने। अब देखो मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इसका जवाब होता है दोस्तों BR अम्बेडकर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है और आप इसको भूलिएगा नहीं कभी, और इसको बिल्कुल छाप लीजिएगा। संविधान से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई पड़ने वाला है। तो देखिएगा, BR अम्बेडकर जी जो थे वो नेहरू गवर्नमेंट में 1947 में कानून मंत्री के पद पर थे। और आप लोगों के लिए बता देता हूं, बलदेव सिंह जी जो थे ये इनके अंडर में जो था वो रक्षा मंत्रालय था दोस्तों। क्या था? रक्षा मंत्रालय था। किसके अंडर में था? वो बलदेव सिंह जी के अंडर में था, रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली जी के विषय में बताऊं तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के क्या थे? ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। पहले क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स पर थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। मैंने आपसे कहा इस सेशन को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग किया या तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन आए आपके सामने, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या आंसर सही होगा, इसको आप बताइएगा दोस्तों, तुरंत बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब आपका होगा BR अम्बेडकर महोदय जो थे, BR अम्बेडकर महोदय ये जो है तीनों गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग किया। मतलब ये चाहे 1930 रहा हो
31 रहा हो, अदरवाइज ये 32 रहा हो। तीनों गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग किया कौन? BR अम्बेडकर जी। अच्छा, तो गांधी जी ने, देखिए एक और इंफॉर्मेशन लेटेस्ट बताता हूं आपको, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि महात्मा गांधी जी ने लिया था द्वितीय गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रतिभाग नहीं किया, ना तो सरदार पटेल जी ने प्रतिभाग किया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है एकदम इंफॉर्मेशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूं आपके साथ। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर करिएगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका आंसर क्लियर कर रहा हूं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अब बताइएगा इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो जवाब होगा मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे रसगुल्लों, और आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? इसका जो जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा दोस्तों। कौन सा होगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। अच्छा, अब 1861 के विषय में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। क्या था? आप देखेंगे 1858 में जो सत्ता है वो हस्तांतरित हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्यभार था वो सब अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से होगा। तो अब यहां पे देखा जाएगा कि यह एक उत्तरदायी सरकार या प्रतिनिधि सरकार की यहां पर नींव डाली गई। अच्छा, आप लोगों को पता होगा 1860 में आपका IPC आया था, और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 1861 के अधिनियम के तहत ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है अध्यादेश रिलीज करने के लिए। अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 123 के तहत करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अध्यादेश कब रिलीज किया जाता है? अध्यादेश तब रिलीज किया जाता है जब तत्कालीन समय में उससे संबंधित कोई कानून या प्रविधि हमारे पास नहीं है, हमारे संविधान में उसका वर्णन नहीं है, तो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दिया गया है कि एक अध्यादेश के द्वारा उससे संबंधित कोई अधिनियम लाए या कानून लाए या तो एक आदेश जारी करे, ताकि अभी के कार्यक्रम को संचालित किया जा सके, फिर उससे संबंधित कानून को डेवलप किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 1861 अधिनियम। यहां आप जानेंगे जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें सदस्यों में वृद्धि करना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए 1892 के विषय में। 1892 के अधिनियम में आप पाएंगे कि यहाँ जो गवर्नर जनरल परिषद थी या काउंसिल थी उसमें सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई, और सबसे महत्वपूर्ण जो सदस्य होते थे उनको बहस में प्रतिभाग करने का अधिकार दिया गया। जो संसद में बहस होती थी, जो भी पार्लियामेंट थी वहां पर जो बहस होती थी, उस बहस के अंदर जो प्रतिनिधि होते थे, जो चुन के आते थे या इलेक्शन के द्वारा आते थे, उन सबको बहस में अधिकार दिया गया। लेकिन इतना जरूर कर दिया गया कि अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं था। फाइनली मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। ठीक है, तीसरी बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे तो कोई अनभिज्ञ है नहीं, क्योंकि जब तक हमारा संविधान बनके तैयार नहीं हुआ था तब तक जो हमारी सभी व्यवस्थाएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही संचालित हो रही थी। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी बात आपके समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से आप इसको जो है शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। तो देखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इतना आप जाने कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद थे। टोटल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे कुल। और इतने अनुच्छेद थे, मतलब यह एक खुद में एक संविधान की तरह दिखाई पड़ता था। और जो हमारा मूल संविधान है उसमें इसकी 2/3 व्यवस्थाएं
उसमें अपनाई गई हैं। कितनी व्यवस्थाएं? 2/3 व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। आप देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार की अगर मैं बात करूं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिम भाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, ठीक है। और महिलाओं को मतदान से वंचित कर दिया गया था, महिलाओं को मतदान से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल लिख के रख लीजिए आप दोस्तों, यहां से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो अपना आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इतना आप लोग, एक चीज तो है, कमेंट्स करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। अरे कमेंट्स करने से आपको अपने विषय में जानकारी होती है कि नहीं हमने क्या जवाब दिया। भाई मैंने जो जवाब दे दिया आपने उसको छाप लिया आराम से। छापने से नहीं होता, आप अपने आप को वहां किए, आपने आपको वहां किए, फिर इसके बाद जवाब तो मैं दे ही रहा हूं ना। तो आप कमेंट्स करना ना भूला करिए, कमेंट जरूर करिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, सर इसका आंसर ये होगा, तब मुझे भी लगता है नहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए इसका जो आंसर है वेदों की ओर लौटो का नारा वो किसने दिया? तो यह नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। कौन दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि आर्य समाज के संस्थापक थे, किस समाज के? आर्य समाज के संस्थापक थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने कहा था दिल्ली चलो। कहां चलो? दिल्ली चलो। अरे दिल्ली तो दिल वालों की है दोस्तों। किसकी है दिल्ली? दिल वालों की है। जिसमें दिल को अपने काबू में रख पाए वही तो दिल्ली जाएगा, अदरवाइज वहां पर फिसल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? इन्होंने कहा था करो या मरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है। यहां पर महात्मा गांधी जी के विषय में कहा जाता है, ऐसा लग रहा था उस समय कि महात्मा गांधी जी के शरीर में किसी देवदूत का वास हो गया है। कारण कि महात्मा गांधी जी कभी भी इतना मतलब एग्रेसिव मूड में नहीं दिखाई पड़े जितना यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिखाई पड़े। दोस्तों ध्यान से देखो, वही महात्मा गांधी हैं जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था एक हिंसा होने के कारण। आप लोगों ने चौरी चौरा घटना तो पढ़ा होगा, चौरी चौरा जो घटना हुई थी गोरखपुर में, उसके बाद उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था वो अहिंसा को लेकर के था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यहां पर व्यक्ति क्या कह रहा है? डू एंड डाई, करो या मरो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भगत सिंह जी। भगत सिंह जी का था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्य है ऐसे पुत्र जिसने अपना नाम रोशन किया, धन्य है ऐसी मां जिसने ऐसा पुत्र जना। गर्व होता है लोगों को कि ऐसे पुत्र को जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए, भले कम समय तक वो रहे इस धरती पर, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी वीर बिरले ही पैदा होते हैं। मरते वक्त भी जब फांसी हो रही थी, शहीद होने जा रहे थे, तब भी एक ही नारा था। क्या नारा था? कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यही नारा था भगत सिंह जी का। और ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पहले तो बंगाल विभाजन कब हुआ? ये हुआ था 1905 के अंदर। कब हुआ? 1905 में। तो इसके बाद ये कहा गया बंगाल विभाजन के बाद कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। सभी लोग स्वदेशी अपनाओ,
सभी लोग स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु को नहीं अपनाना, अंग्रेजों के द्वारा दी गई किसी भी व्यवस्था को नहीं स्वीकार करना, यही था स्वदेशी। केवल भारतीय सामानों का उपयोग करना है, इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। आप देखो, मैं बताऊं, ये आपका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन आपका क्या है, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझने लायक है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत ये कब चला था, ये चला था 1906-7 में। ठीक है, और इसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन कब चला, ये 1920 में चला। लेकिन खिलाफत आंदोलन के जनक कौन है, खिलाफत आंदोलन के जो जनक है हमारे महान पुरुष, जिनका नाम है अली बंधु। क्या नाम था, अली बंधु। ध्यान दीजिएगा, अली बंधु में कौन कौन थे, एक थे शौकत अली, एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। क्या नाम था, मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत आंदोलन, फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर दोनों ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपस में मिल गए, क्योंकि दोनों का जो मोटिव था वो एक ही था, अंग्रेजों का विरोध करना। तो दोनों मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलन बहुत ही प्रगतिशील था, लेकिन जब चौरी चौरा घटना 1922 में घट गई, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ, सविनय, विनय के साथ, किसी भी तरह का उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विनय के साथ। 1930 में स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, मतलब उनकी अवज्ञा करेंगे लेकिन विनय पूर्वक उनकी अवज्ञा करेंगे। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया और यहीं पर नमक कानून तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, क्या तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी, तो इसको आप देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी, राज्यों के अंदर कब लागू की गई, 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी वो कब लागू की गई थी प्रांतों में, वो लागू की गई थी 1935 के अधिनियम के अंदर। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंदर प्रांतों में लागू की गई थी और 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन लागू किया गया था। अच्छा, द्वैध शासन के जो जनक हैं वो कौन है, लियोनस कार्टियस हैं, लियोनस कार्टियस। क्या नाम है, कार्टियस। याद रखिएगा इस बात को, नाम को याद रखिएगा। ठीक, तो ये द्वैध शासन हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, किसने निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो देखिएगा जो इसको कहने वाले जो महान पुरुष हैं, दरअसल क्रिप्स प्रस्ताव आया तो उसने बाद में ही सब बात कही, तो महात्मा गांधी जी ने, किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने इसको क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक का, पोस्ट डेटेड चेक का तात्पर्य होता है कि ऐसा चेक जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, यह ऐसा चेक है, यह ऐसा चेक है, यह ऐसा चेक है जिसे किसी दिवालिया बैंक के नाम जारी किया गया है, बैंक के नाम जारी किया गया है, जारी किया गया है। ठीक, यह ऐसा चेक है, यह चेक है
जिसे किसी दिवालिया बैंक के नाम जारी किया गया है? चौधरी रहमत अली जी हैं, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने ही पाकिस्तान नामक शब्द दिया था। पाकिस्तान नामक शब्द दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली जी ने दिया था। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है एकदम से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? कब भारत आया बताइए। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों, बताइएगा मुझे। 1930 में, 1931 में, 1927 में या 1945 में? अब बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत आया दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, क्या है, 1927 के अंदर आया था। अच्छा, तो 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। पैक्ट हुआ था कह सकते हैं, या यहीं पे हुआ था क्या, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। 1945 में बेबल प्लान आया था। क्या आया था? बेबल प्लान आया था। ध्यान रखिएगा, बेबल कौन थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही हैं बातें? अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। भारत एक गणतंत्र राज्य 1947 में बना, 1948 में बना, 1949 में बना या तो 1950 के अंदर बना? कब बना? आप लोग इसका जवाब दीजिए। पहले कमेंट्स में आप जवाब दीजिए, इसके बाद इसका मैं जवाब देता हूं आपको। चलिए कमेंट्स करिए आप, चलिए करिए। चलिए, इसका जवाब होगा सन 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। कब? आप लोगों को पता है ना, गणतंत्र कहां से लिया, गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया है, या गणराज्य कहां से लिया गया है? यह फ्रांस का वर्ड है। कहां का है? फ्रांस का वर्ड है। तो भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 1949 में क्या हुआ? दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इसको लागू किया गया और इस टाइम पे 26 नवंबर को कुछ व्यवस्थाएं संविधान की लागू कर दी गई थी, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अच्छा, ये यहां पर 1947, आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने आजादी को प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आज का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका सभी लोग मेरे हिसाब से जवाब जानते होंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। तुरंत क्विक जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको। ठीक है दोस्तों, चलो इसका जो जवाब है, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता को बताया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इसका आंसर? आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया कि मूल वंश जाति लिंग क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अवसर की क्या क्षमता, और इसी वजह से आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। ध्यान रखेंगे इसको, आर्टिकल 16(4) के तहत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत।
कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ उपाधि नहीं धारण कर सकता है। केवल दो ही उपाधियां यहाँ पे धारण हो सकती हैं, या तो एक एजुकेशन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, और या तो सैनिकों के द्वारा प्रदान की गई हो, सैनिकों के द्वारा प्रदान की गई हो। दो के अलावा तीसरी कोई भी उपाधि कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इसको वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, इसको रीड भी किया करिए, लिखा भी करिए, क्योंकि लिखने से जो चीजें आपको याद होती हैं, ऐसे केवल देख लेने से वीडियो नहीं कि चलो लेटे हैं देख लिया हमने, ऐसे नहीं होता। आप बैठिए, पेन कॉपी उठाइए, बढ़िया इत्मीनान से सभी क्वेश्चनों को आप देखिए, लिखिए। जो हो सके आपसे जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है आप उसको कमेंट बॉक्स पे छोड़िए, जब भी होगा मैं कमेंट्स देखूंगा, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं। तक के लिए जय हिंद।